आज जो है हम लोग अपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर की तरफ चलेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पिछले बारी में हम लोगों ने आपके पास किसके बारे में बात कर ली थी, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, ठीक है ना। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एज सच जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो इतना ज़्यादा पेपर में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फटाफट से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट हमें उसके बारे में पता लग जाए कि ये होता क्या है हमारे पास, ठीक है ना। तो हुआ ये था कि आप लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बेसिक बातें कर ली थी कि केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है, किस लिए पढ़नी है, किस प्रकार से पढ़ी जाती है, कितने हिस्सों में क्लासिफाइड है, कौन कौन से हिस्से हम लोगों को पढ़ने हैं, और साथ ही साथ उसमें से मैटर क्या होता है, मैटर को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया है, कितने पार्ट आप पढ़ सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने बात की हुई थी। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, हम जाते हैं अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करने मैटर के लिए, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हमारा मैटर है वो दो हिस्सों में क्लासीफाई है। मैक्रोस्कोपिक मतलब जब थोड़े बड़े लेवल पे गए हम लोग पढ़ने के लिए, तो हमारे पास ये चीज़ें जो है दो हिस्सों में डिवाइड थी। एक था हमारे पास प्योर सब्सटेंस और एक था हमारे पास मिक्सचर, ठीक है ना। इन दो पार्टों में हमारे पास चीज़ें क्या थी, क्लासीफाइड थी। तो अगर हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है, तो प्योर सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे उस टाइप की प्योरिटी नहीं है जो आप लोग अपने घर में यूज़ करते हो, कि हमारे घर में प्योर दूध आ रहा है, ठीक है ना। आजकल हवा तो प्योर हो चुकी है, शुद्ध हवा चल रही है, नहीं, ये सब नहीं है। यहाँ पे प्योरिटी का मतलब ये है कि जिस चीज़ का एटम का इस्तेमाल आप करने वाले हो वो आपके पास अपनी रॉ फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसके साथ कुछ चीज़ जुड़ी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो आप ओनली हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो, ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो आप ओनली ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हो। तो उस टाइप से आप प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हो। तो जो प्योर सब्सटेंस है वो आपके पास दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला है आपके पास एलिमेंट्स, ठीक है ना, और दूसरा है आपके पास कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है ना। अब बच्चे क्या होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया कंपाउंड बोले या मॉलिक्यूल बोले या क्या बोले। तो बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है, मॉलिक्यूल कुछ नहीं है भाई, मॉलिक्यूल एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है बस। मॉलिक्यूल इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, ठीक है ना, जहाँ पे एटम क्या करेगा, ऑफ एन एटम, जहाँ पे एटम एक से ज़्यादा हो जाएंगे, बस उस चीज़ को आप लोग मॉलिक्यूल कह सकते हो, बात खत्म, ठीक है ना। पर यहाँ पे एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में क्या अंतर है। एलिमेंट्स का मतलब होता है बच्चे, जब आपके पास व्हेन द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, बस सबसे मेन बात क्या है उसमें, ठीक है ना, सेम टाइप ऑफ, या बोल सकते हो ओनली मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जब कोई चीज़ आपके पास सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलके बनती है, सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलके बनती है, तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो, एलिमेंट्स बोलते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो H2 हो गया, तो देखो दोनों एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। आपके पास O2 हो गया, दोनों किसके आपके एटम है, ऑक्सीजन के। आपके पास P4 हो गया, चारों एटम किसके हैं, फास्फोरस के। आपके पास H6 हो गया, सारे एटम किसके हैं, सल्फर के हैं। पर ज़रूरी थोड़ा ना है सारे एटम एक से ज़्यादा ही है, अकेले भी आ सकते हैं। Fe आयरन हो जाता है, Na सोडियम हो जाता है, एक्सेट्रा, समझ में आ रही है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो चीज़ें जो है वो एक ही एटम से बनी हुई है, इसीलिए एक टाइप के एटम से बनने वाली चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है। तो भैया कंपाउंड्स किसे बोलते हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, व्हेन substance is made up of two or more than two types of atom, or more than two types of atom, ठीक है ना। जब कोई चीज़ आपके पास दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके बनती है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके पास कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोला हमने, जब कोई चीज़ आपके पास दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके बनती है, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, कंपाउंड बोलते हो। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कितने एटम हैं, एक कार्बन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। H2O, कितने एटम हैं, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का। टोटल गिनती नहीं कर रहा हूँ, टोटल में तो तीन है ये, मैं टाइप की बात कर रहा हूँ, कितने प्रकार के एटम इस्तेमाल किए गए हैं। तो दो प्रकार के एटम यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, C6H12O6,
कितने प्रकार के एटम इस्तेमाल किए गए हैं? 1 2 3 प्रकार के, ग्लूकोज जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास बेसिकली जब आपके पास एटम की संख्या 1 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, 2 या 2 से ज़्यादा हो जाती है, उसका आप लोग इस्तेमाल करते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो एलिमेंट जो सिर्फ एक प्रकार के एटम से बने, कंपाउंड जो कि 1 से ज़्यादा प्रकार के एटम से मिलके बनते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। अब होता यह है कि इनको आपस में मिलाया भी तो जा सकता है। तो हमारे पास जब आपस में मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो जब आपस में आप इन्हें मिलाते हो तो क्या फॉर्म होता है? मिक्सचर। तो मिक्सचर के लिए इसलिए बोल लेते हैं दैट व्हेन प्योर सब्सटेंस आर मिक्स्ड दे फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। दे फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हमारे पास जब हम प्योर सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं तो वो एक नहीं 2 प्रकार के क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। और इनके मिलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। मतलब मान लो H2O है, पानी के अंदर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी, जिसको आप लोग कार्बोनेटेड वाटर बोलते हो, सोडा, ठीक है ना। तो आप लोग चीज़ें किसी को मिला सकते हो, पानी के अंदर ग्लूकोज डाल दो, तो उसके मिलने पे आपके पास मिक्सचर जो बनेगा, जो चीज़ मिलावट हुई है वो 2 प्रकार के हिसाब से होती है। पहला मिक्सचर होता है आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना, और दूसरा जो मिक्सचर होता है दैट इज़ योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। तो पहला मिक्सचर है आपके पास होमोजीनियस और दूसरा मिक्सचर है आपके पास हेट्रोजीनियस। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में फ़र्क क्या है हमारे पास, जिससे हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो फ़र्क ये है, देखो ऐसा कहा जाता है कि होमो का मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या होता है? सेम। सेम मतलब बेसिकली जो चीज़ आपस में इतने बढ़िया तरीके से मिल चुकी है कि अब वो एक हो चुकी है, ठीक है ना। और हेट्रो का मतलब क्या होता है यहाँ पे बच्चे? डिफरेंट। मतलब अभी भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि आपके पास जो 2 चीज़ें मिली है वो कौन कौन सी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पानी में नमक मिला दूँ तो पानी में नमक जब मिल जाएगा तो आप देखकर नहीं बता सकते कि इसके अंदर नमक मिला हुआ है। डेट मीन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आपको चीज़ ऐसे लगेंगी सब सेम ही तो है, क्या बदला है? अनटिल और अनलेस आप उसे टेस्ट करो, ठीक है ना। बिना टेस्ट किए तो आप बता ही नहीं पाओगे इसमें पानी में नमक मिला हुआ है। पर वहीं पे अगर मैं पानी में रेत मिला दूं तो आप देखते ही बता दोगे कि भैया यहाँ पे तो पानी और रेत साफ नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। समझ में आई बात? तो होमोजीनियस मिक्सचर जो आपके पास सेम हो जाते हैं मिलने के बाद, जिसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उनको आप होमोजीनियस बोल सकते हो, और जिनको आप डिस्टिंग्विश कर लेते हो उसको आप लोग क्या बोलते हो? हेट्रोजीनियस बोलते हो, ठीक है। पर इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है जो हमें 11th क्लास में समझनी पड़ेगी वो ये है दैट व्हेन प्योर सब्सटेंस आर मिक्स्ड completely and cannot be separated by physical method या physical separation is known as homogeneous mixture, ठीक है ना। तो आपने क्या बोला? जब प्योर सब्सटेंस को आप आपस में पूरी तरीके से मिला दोगे और आपस में पूरी तरीके से मिलाने के बाद वो चीज़ फिजिकल सेपरेशन से अलग ना करी जा सके। अब ये फिजिकल सेपरेशन क्या चीज़ है? फिजिकल सेपरेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि आपके पास छन्नी से छानने की बात चल रही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करोगे ये सारे केमिकल मेथड्स हो जाएंगे। इसके ज़रिए तो आप चीज़ों को अलग कर ही दोगे। आपने क्लास 10 में पढ़ा भी होगा कि NaCl जब पानी में मिला देते हो तो पानी को हीट कर दो, पानी इवापोरेट हो जाएगा और नमक नीचे रह जाएगा, तो अलग तो कर पाओगे आप लोग। पर यहाँ पे साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल ना करके सिर्फ क्या यूज़ करना है? छन्नी का इस्तेमाल करना है। आपने अगर ना एक छन्नी लेनी है, स्ट्रेनर लेनी है, उस छन्नी के अंदर पानी डालना है नमक वाला। अगर पानी और नमक नहीं अलग हो पा रहे हैं इसका मतलब पानी और नमक आपस में मिल चुके हैं बढ़िया तरीके से। तो यही चीज़ वो कह रहा है कि जब प्योर सब्सटेंस आपस में बढ़िया करके मिल जाते हैं और कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन से उनको अलग नहीं किया जा सकता, उस टाइप के मेथड को या उस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो पानी के अंदर क्या डाल दो? नमक डाल दो, ठीक है ना। ग्लूकोज आपके पास शुगर डाल देते हैं, चलो C12H22O11 प्लस वाटर एक्सेट्रा। अब एक चीज़ देखो जरा, NaCl कितने एटम से बना हुआ है? 2। ये कितने एटम से बने हुए हैं? 2। टाइप पूछ रहा हूँ, टाइप, टोटल नहीं पूछ रहा हूँ। 2 टाइप के एटम से बने हैं, 2 टाइप के एटम से बने हैं। दोनों क्या है? मतलब कंपाउंड है। और कंपाउंड किसका हिस्सा है? प्योर सब्सटेंस का। इसलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब प्योर सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाए
उसको मिक्सचर बोलते हैं। समझ में आई बात? तो हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, दैट व्हेन प्योर सब्सटेंस आर मिक्स्ड but can be separated by physical separation is known as heterogeneous mixture। मतलब ऐसे मिक्सचर जिनके बनने के बाद आप उसको छन्नी से छान के अलग कर सकते हो, इस प्रकार के मिक्सचर को ही आप लोग क्या बोलते हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हो। आई बात समझ में? तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, इसमें हमें यह देखने को मिला कि कोई प्योर सब्सटेंस जब आपस में मिलेगा, ठीक है ना, और उसको आप सेपरेट कर पा रहे हो फिजिकल मेथड से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल, पानी में रेत डाल दो। आपने देखा होगा टीवी में दिखाते हैं इतना खनन हो रहा है कि सब हो रहा है, खनन में क्या करते हैं, पानी में से रेत उठाते हैं, छन्नी लगा रखी होती है उन्होंने पे, वो पानी में छन्नी में मारते हैं, आपके पानी छन्नी के पार चला जाता है और रेत छन्नी के आगे गिर जाती है। अब बस कुछ नहीं करते, फिर उसको ट्रैक्टर में या बुग्गी में भरते हैं और बेचने चले जाते हैं। तो भाई इसका मतलब क्या है, पानी में से रेत अलग की जा सकती है, तो पानी और रेत का मिश्रण कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वाटर प्लस सैंड। बताइए भाई, आई बात समझ में? नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस टाइप से आपके पास क्या हुआ, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके आपको पता लगा कि हमारा जो मैटर है वो दो पार्ट में क्लासिफाइड है, एक प्योर सब्सटेंस में और एक प्योर सब्सटेंस की मिलावट में। प्योर सब्सटेंस जब अकेला आता है तो उसको एलिमेंट्स और कंपाउंड के रूप में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, और जब वो आपस में मिलकर आता है तो उसको मिक्सचर बोलते हैं, जो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आगे बात समझ में? अब उसने बोला ठीक है, अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो चलिए मैटर के बारे में और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा ठीक है, मैटर की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पर प्रॉपर्टीज़ हो कितने टाइप की सकती है। तो उसका कहना ये था है कि मैटर क्या है, मैटर क्या छोड़ो, इस दुनिया में किसी की भी अगर आपको प्रॉपर्टी पढ़नी है तो प्रॉपर्टी दो प्रकार की पढ़ी जा सकती है। कितने टाइप की? 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ आप लोग पढ़ सकते हो। पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। दैट मीन अगर आप प्रॉपर्टीज़ की बात करने जा रहे हो मैटर के लिए, तो प्रॉपर्टीज़ खुद में 2 पार्ट में क्लासीफाई की जाती है। एक तो आप पढ़ते हो किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, एक तो आप पढ़ते हो किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक पढ़ते हो आप किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। आपने सुना भी होगा कि आज हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्लास 10th में एस चांद में इतना सारा लिखा रहता था, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये होती है। अब ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता क्या है? तो देखिए भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है जहाँ पे आप चीज़ों को, ठीक है ना, जहाँ पे आप सामने वाली चीज़ों को देख कर, ठीक है ना, बाय जस्ट सीइंग और बाय फीलिंग इट, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू। कहने का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप देखकर, महसूस कर कर बता सको, अपने बातें एक्सप्रेस कर सको, उस टाइप की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, ठीक है ना। लाइक अगर हम लोग सिंपल सी बात करें, अगर मैं बोलूँगा भाई मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप बोलोगे भैया आपकी हाइट अच्छी खासी है, ठीक है ना। क्या है ये चीज़, आप देख सकते हो मुझे, सिंपल सी बात है। आप बोलोगे भैया आप हेल्दी हो, आप थोड़े मोटे से हो, क्यों भाई, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। आप बोलोगे भैया आपने जो शर्ट पहनी है वो मरून कलर की है, क्योंकि आप कलर देख पा रहे हो, ठीक है ना। आपने कपड़ा टच करा, अरे भैया ये शर्ट तो कॉटन की है, सिल्क होता है तो सिल्क बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों, आप लोग टच करके फील कर पा रहे हो, आपको नॉलेज है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो, जैसे मान लो अगर मुझे फीवर आ रहा होता और मैं पढ़ा नहीं पा रहा था, आप हाथ पकड़ते, बोलते भैया आपका हाथ गर्म हो रहा, लगता है फीवर हो रहा है, वो अलग बात है, डॉक्टर तो नर्स चेक करता है, पर हम लोग घर में क्या चेक करते हैं, भैया आपको तो बुखार हो रहा है। ये जब क्या है, ये फील करके चीज़ें होती है। तो ऐसी चीज़ें जो महसूस करी जा सके, जिसको देखा जा सके, उस टाइप की प्रॉपर्टी को ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो सामने वाले का साइज़, ठीक है ना। तभी तो हम सबसे पहली बात क्या करते हैं, लेंस की बात करते हैं। ये इतना पिकोमीटर है, ये इतना नैनोमीटर है, अरे ये तो 10 एंगस्ट्रॉम है। तो ये सब चीज़ें क्या है, उसका साइज़ की बात ही तो कर रहे हो आप लोग। दूसरी बात, साइज़ ले सकते हो, सामने वाले के कलर के बारे में बात, कि भैया रिएक्शन के बाद, या फिर आप बोल सकते हो अरे इसका तो पिंक कलर आ रहा है, अरे इसका तो वॉयलेट कलर आ रहा है। ये सब कलर क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी तो है उसकी। आप फिजिकल प्रॉपर्टी में साथ ही साथ क्या लेके चलते हो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि सामने वाला कब पिघलेगा, सामने वाला कब उबलेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ और इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ जिसको आप देखकर, महसूस करके सामने वाले को एक्सप्रेस कर सको, ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? पर ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसके लिए आपको एक केमिकल रिएक्शन करनी पड़े,
ऐसी प्रॉपर्टी जिसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन करनी पड़े, उस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने बोला कि सामने वाले की कंबस्टिबिलिटी चेक करो, मतलब कि वो कितना अच्छा जल सकता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है ना, या ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जिसको आप आगे जाके रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पढ़ोगे, ठीक है ना, कि आप जब मेटलर्जी पढ़ोगे उसके अंदर आता है रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलाना। तो भाई सिंपल सी बात है, जलाने के लिए उस चीज़ को हमें रिएक्ट करवाना पड़ेगा। क्लास 10th में पढ़ा है कि हमें अगर किसी चीज़ को जलाना है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो अगर भाई यहाँ पे मीथेन है और मैं बोलूँ उसको कंबस्ट करो, तो आप क्या कहते थे, O2, और फिर इसकी रिएक्शन पूरी करते थे तो क्या बनता था, CO2 प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगाते थे, आ रही बात समझ में, और इसके आगे 2 लगाते थे कि भैया मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और पानी के वेपर्स बन गए। आई बात समझ में। तो इस टाइप से ही उसने बोला कि भैया अगर आपको मीथेन को जलाना था तो रिएक्शन करवानी पड़ी ना, बैठे बैठे तो नहीं जलाना, जलने के बाद ही तो उसकी प्रॉपर्टी बता पाए कि मीथेन तो बहुत अच्छे से कंबस्ट हो जाता है। तो मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके लिए केमिकल रिएक्शन का होना अनिवार्य है, ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ को आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा कंबस्टिबिलिटी, ठीक है ना। साथ ही साथ आ जाएगा एसिडिटी, सामने वाले की अगर मुझे एसिडिटी चेक करनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, एसिडिटी चेक करने के लिए हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं। क्लास 10 में पढ़ी है, मेटल से रिएक्ट कर दो, बेस से रिएक्ट कर दो, अलग अलग चीज़ें आती है, हमें अलग अलग आंसर मिलते थे, ठीक है ना। सामने वाले की बेसिसिटी चेक करनी हो अगर भाई, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, क्लास 10th में तो हमने ये भी पढ़ा था इनका टेस्ट। बेस क्या होता है, कड़वा, बेसिसिटी तो पता है बिटर होता है, ठीक है ना। और एसिड क्या होता है आपके पास, सार, खट्टे, यही बात तो बोली थी, एसिड हैव सार टेस्ट एंड बेसिस हैव बिटर टेस्ट, ये बात थी। पर अब तुम खुद बताओ, कोई चीज़ इतनी एसिडिक हुई कि आप उसे चाक तो रहे हो पर उसको चाकने से आपकी मौत हो जाए, तो कोई फ़ायदा है ऐसा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बच्चा अपना दिमाग लगाता है कि नहीं हमने तो 10वीं में पढ़ा था, टेस्ट कर लेंगे, लिटमस पेपर चेक कर लेंगे। भाई कई चीज़ें इतनी ज़्यादा एसिडिक होती है कि आपकी चीज़ें उस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर सकती, तो वहाँ पे आप रिएक्शन के ज़रिए चेक करते हो, आप रिएक्शन के ज़रिए उसका pH निकलवाओगे फिर, और उस pH से चेक करोगे कि हाँ ये चीज़ कितनी एसिडिक है, कितनी एसिडिक नहीं है। समझ में आ रही है बात। HCl तो आपने देखा ही है ना, तो HCl के लिए भाई क्या करते हैं, pH चेक करते हैं, एसिडिटी की रिएक्शन करके चेक करते हैं उसकी। ऐसे थोड़ी ना कि हाथ में डाल लेते हैं, अरे अरे भैया गर्म सा लग रहा है, अरे हाथ ही गायब हो गया, ऐसे तो नहीं करोगे ना। तो भाई सिंपल सी बात है, आप लोग क्या करोगे, आप लोग किसी चीज़ के रिएक्शन पे काम करोगे। तो जब कोई रिएक्शन करेगा और आपको जवाब मिलेगा तो उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, और जहाँ पे आप देख के और फील करके बता पाओगे उसको बोलते हैं आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। समझ में आई बात या नहीं आई। अब क्योंकि इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ के हमने बोला कि मतलब हम इसे इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। उसने कहा इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ना, पर पहले आप इनको एक यूनिट दे दो। हमने कहा भाई यूनिट क्यों दे, हम तो बिना यूनिट के पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। सामने वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो बड़ा नंबर आएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो छोटा नंबर आएगा, पर मैं यूनिट नहीं दूंगा। भाई हमने कहा यूनिट दिए बिना बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसने एक नोटिस करने वाली बात बोली, अ डिजिट विदाउट अ यूनिट, a digit without a unit makes no sense। उसने बोला साइंस में, ठीक है ना, इन साइंस पूरा देता हूँ, इन साइंस अगर आप डिजिट को बिना यूनिट के पढ़ रहे हो तो भैया उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप साइंस में डिजिट को बिना यूनिट के पढ़ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। भाई सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो भाई मैंने इससे पूछा, क्या कहते हैं इफ्शा से, भाई तेरा घर यहाँ से कितनी दूर है। तो उसने बोला भैया मेरा घर तो यहाँ से जो है 7 है। अबे 7 क्या है, 7 घर छोड़ के है, 7 गली छोड़ के है, 700 मीटर है या 7 मीटर है या 7 फीट है या 7 इंच है या 7 किलोमीटर है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। क्या 7 कोस दूर है, बोलते ना 7 कोस दूर जा रहा है भाई, ये सब चीज़ें। तो कहने का मतलब यह है, अगर बेटा यूनिट नहीं है तो इसके पीछे तो फिर जो मर्जी लगा लो। समझ में आई बात या नहीं आई, ठीक है ना। तो इसीलिए वो कहता है अगर इसके पीछे एक यूनिट दे दी जाती, अगर इसके पीछे एक यूनिट दे दी जाती तो इस चीज़ को पढ़ना और समझना कितना आसान हो जाता। और जब मैंने यूनिट दी तो उसने प्रॉपर बताया कि भैया 7 किलोमीटर दूर है मेरा घर। तो देखो अब मुझे कितना अच्छे से डिफाइन हो गया कि मतलब मुझे 7 गली नहीं, मुझे 7 घर नहीं, 7 किलोमीटर चलना है और इसका घर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है पे। तो इसका मतलब ये है कि यूनिट की नेसेसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमें लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि बिना यूनिट के हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं आ रही थी। वो आपके पास कुछ भी इंटरप्रेट कर सकता था सामने वाला, दैट मीन मिस कम्युनिकेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे अगर हम बिना यूनिट के पढ़ते।
तो इसीलिए यूनिट को पढ़ते हुए हमारे पास दो लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया। तो पहला सहयोग देने वाले थे हमारे पास इंग्लिश सिस्टम, ठीक है ना, और दूसरा सहयोग देने वाले थे हमारी यूनिट के लिए मैट्रिक सिस्टम, ठीक है ना। एक सिस्टम था हमारे पास इंग्लिश सिस्टम और दूसरा सिस्टम था हमारे पास मैट्रिक सिस्टम। अब ये इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम क्या था भाई? इंग्लिश सिस्टम जो भाई सिंपल सी बात है, आप लोगों के जो इंग्लिश लोग हुआ करते थे उस टाइम पे उन लोगों ने दिया था, और मैट्रिक सिस्टम आपके फ्रेंच लोगों ने दिया था, ठीक है ना। मैट्रिक सिस्टम वॉज गिवन बाय फ्रेंच, ठीक है ना। अब हुआ ये था क्योंकि ये सिस्टम आपके फ्रेंच के लोगों ने दिया था, तो इन दोनों में एक बातें थी जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। क्या बात थी? बात ये थी कि इंग्लिश सिस्टम जो था वो साफ मना कर रहा था डू नॉट प्रमोट्स, ठीक है ना, डू नॉट प्रमोट्स डेसिमल सिस्टम। ये किसी प्रकार के डेसिमल सिस्टम को प्रमोट नहीं करता था। ये मना कर देता था कि भैया मैं डेसिमल सिस्टम को फॉलो नहीं करता। डेसिमल सिस्टम को फॉलो ना करने का मतलब, अगर मैंने बोल दिया भैया 2.5 kg लिया हो सामान, वैसे केजी तो बोलना नहीं चाहिए, मैंने बोला चलो 2.5 का कुछ सामान लिया हो, ठीक है ना, अभी यूनिट देखेंगे इनकी। तो आपने बोला 2.5, इंग्लिश सिस्टम वाला साहब बोलेगा यहाँ से भग जा भाई, हम 2.5 नहीं मानते, मानना है तो 2 बोल, मानना है तो 3 बोल, 2.5 कुछ नहीं होता। मतलब इनके नज़र में डेसिमल की कोई इज्जत नहीं है। अब डेसिमल की इज्जत नहीं है तो भाई सिंपल सी बात है, साइंस में तो डेसिमल के बिना काम ही नहीं है, डेसिमल तो आना ही आना है। तो हमारे फ्रेंच दैट इज़ मैट्रिक सिस्टम ने डेसिमल को क्या करा? प्रमोट किया, डेसिमल को प्रेफरेंस दी। अब क्योंकि उसने डेसिमल को प्रेफरेंस दी है तो हमारे पास कौन फेमस हो जाएगा? फिर मैट्रिक सिस्टम फेमस हो गया। अरे डेसिमल को प्रेफरेंस देने का मतलब, अगर मैंने 2.5 बोला तो उसने 2.5 माना, मैंने अगर 2.15 बोला तो उसने वो माना, मैंने 3.75 बोला तो उसने वो भी माना। इसका मतलब जो चीज़ डेसिमल को मानना शुरू कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम। और जो डेसिमल को नहीं मानते वो थे हमारे इंग्लिश सिस्टम वाले। अब क्योंकि डेसिमल को नहीं मानते, हमारी पढ़ाई आधी रहती, इसलिए हमने इसको पढ़ने के लिए मना ही कर दिया कि भैया हम इंग्लिश सिस्टम पढ़ते ही नहीं, छोड़ो, तुम अपना डेसिमल के पीछे लड़ते रहो। ऐसा नहीं है कि दुनिया में बंद हो गया पढ़ना, इंग्लिश सिस्टम के लोग इंग्लिश ही पढ़ते हैं। अगर आपने देखा होगा यूके आपके पास ब्रिटेन में, देखो हम जिसको हम GB भी बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, तो हमारे पास वहाँ पे क्या चलता है? माइल्स चलता है, ठीक है ना, हमारे पास क्या चलता है? माइल्स, ठीक है ना। और हमारे यूरोप में क्या चलता है? किलोमीटर। जितना भी फ्रांस वगैरह का एरिया है वहाँ पे किलोमीटर चलता है, और आपके पास UK लंदन वगैरह में माइल्स चलता है। क्यों? वो अपना इंग्लिश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, और हम लोग मैट्रिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, फ्रेंच का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए हमने बोला थोड़ा हमें इसके बारे में और बताइए, ऐसा मैट्रिक सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट थी जो हमारे काम में आएगी, जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो वो कहते हैं चलिए मैट्रिक सिस्टम के द्वारा दी गई आपके लिए कुछ जो यूनिट्स है, दैट मीन फ्रेंच सिस्टम द्वारा दी गई यूनिट्स है जो हम लोगों को पढ़नी है। तो हमने कहा ऐसे तो इस दुनिया में बहुत सारी यूनिट होगी, क्योंकि भाई देखो इस चैप्टर से पहले थोड़ा बहुत 10वीं में तो हमने पढ़ाई है, क्लास 10th में यूनिट्स देखना तो शुरू कर देता, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो, हर जगह टीचर बोलता था यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। तो वहाँ पे यूनिट का सिस्टम तो आ ही गया था। अब यूनिट का सिस्टम आ गया था तो भैया ऐसे कितनी यूनिट फ्रेंच की हम याद करेंगे? तो फ्रेंच वाले कहते हैं भैया हम लोग आपको ज़्यादा यूनिट नहीं देने वाले, मैं आपको 7 फंडामेंटल यूनिट देने वाला हूँ, बेसिक यूनिट जिन्हें हम लोग बोलते हैं, जिनके मदद से आप आगे की यूनिट्स बना और प्रूव कर सकते हो। क्या बोला उसने? कि मैं आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज 7 बेसिक यूनिट्स देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप सारा काम कर सकते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल मान लो कि मैंने तुम्हें किचन सौंप दिया, ठीक है ना, मैंने बोला कि लो भाई किचन तुम्हारा आज से, और तुम्हें जो बनाना है तुम बना के दो मुझे, ठीक है। तुम बोलोगे भैया मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है, इतना सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पे, क्या है? मैंने कहा 7 बेसिक सामान जो है मैंने बिल्कुल गैस के बगल में रखा हुआ है। वो 7 बेसिक सामान क्या है? दूध, ठीक है ना, चाय पत्ती, चीनी, साथ में हल्दी, मिर्च, नमक और कुछ भी एक चीज़। तो सिंपल सी बात है, बेसिक चीज़ें। तो दूध है, दूध की मदद से आप लोग चाय पत्ती डाल के चीनी डाल के चाय बन जाएगी। हल्दी वगैरह इस्तेमाल करके अगर आपने कोई चीज़ उठा ली, चावल उठा लिए, चावल में आपने हल्दी डाली, नमक डाली, पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। भले ही आपने आलू वगैरह कुछ नहीं डाला उसमें, चावल को उबालोगे, हल्दी नमक मिर्च डालना है, तीनों चीज़ से आपके पास चावल जो है पुलाव के रूप में तैयार हो जाएंगे। भले ही उसके अंदर सब्जी ना हो, पर आपके पास वो जो 7 इंग्रेडिएंट्स मैंने दिए उन्हीं की मदद से पूरा खाना बनेगा किचन में। नमक नहीं डालेगी अम्मी घर में खाने में तो भाई स्वाद नहीं आने का, हल्दी नहीं डालेगी तो रंग नहीं आने का, मिर्च नहीं डालेगी तो चटपटाहट नहीं आनेगी। तो सारा काम क्या है? एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है ना। चावल नहीं होंगे घर में कोई बात नहीं, दाल बन जाएगी, पर दाल में भी तो हल्दी नमक मिर्च डल जाएगा। दाल नहीं है घर में कोई बात नहीं भैया, हम लोग बाहर से ले आएंगे, आप बाहर से तुम खाने लेके आए, उसमें नमक कम था, आपने नमक डाला, काम चल जाएगा।
आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए 7 फंडामेंटल यूनिट का मतलब है ये ऐसी यूनिट है जिनकी मदद से आप आगे की यूनिट बना और डिराइव कर सकते हो। वो कह रहा है बस इनको याद कर लो, बाकी की चीज़ें याद तो हो ही जाएंगी। तो हमारे पास मैट्रिक सिस्टम ने हमें क्या दिया? मैट्रिक सिस्टम ने हमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स दी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ये आपने उसमें ही पढ़ा होगा फिजिक्स में, फिजिक्स के स्टार्टिंग चैप्टर में फंडामेंटल यूनिट्स ही है, ठीक है ना। अब ये 7 फंडामेंटल यूनिट है कौन कौन सी? पहले तो है लेंथ, ठीक है ना, फिर है आपके पास मास, फिर है आपके पास इंटेंसिटी, फिर है आपके पास टाइम, फिर है आपके पास नंबर ऑफ सब्सटेंस, फिर है आपके पास टेम्परेचर, फिर है आपके पास करंट। बताइए भाई कोई दिक्कत? तो हमारे पास क्या है? ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। लेंथ जिसको आप लोग किससे डिनोट करते हो? कैपिटल एल से, ठीक है ना। मास जिसको आप डिनोट करते हो स्मॉल एम से, ठीक है ना। इंटेंसिटी जिसको आप डिनोट करते हो आई वी से, ठीक है ना। टाइम जिसको डिनोट करते हो स्मॉल टी से। नंबर ऑफ सब्सटेंस जिसको आप डिनोट करते हो एन से। टेम्परेचर जिसे डिनोट करते हो आप कैपिटल टी से। करंट जिसे आप डिनोट करते हो कैपिटल आई से। कोई दिक्कत? अब लेंथ किस में नापते हैं हम लोग? यहाँ पे लेंथ नापी जाती है भैया मीटर में। किस में? मीटर में। मास नापा जाता है आपके पास किलोग्राम में। किस में? किलोग्राम में। इंटेंसिटी नापी जाती है कैंडला में, ठीक है ना। आपका टाइम नापा जाता है भैया सेकंड में। आपके पास नंबर ऑफ सब्सटेंस नापे जाते हैं मोल्स में। आपका टेम्परेचर नापा जाता है भैया केल्विन में। और करंट नापा जाता है भैया एम्पियर में। ये बेसिक यूनिट्स है। बेसिक मतलब ये तो मान के ही चलनी पड़ेगी, इससे आप मॉडिफाई कर लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो हम करेंगे भी अभी यहाँ पे। तो हमारे पास मीटर का सिंबल उसने बोला कि आप स्मॉल एम यूज़ कर लेना, ठीक है ना। किलोग्राम के लिए क्या यूज़ कर लेना? केजी का इस्तेमाल कर लेना। कैंडल के लिए CD का इस्तेमाल। सेकंड के लिए स्मॉल s का इस्तेमाल। मोल्स के लिए MOL का इस्तेमाल। केल्विन के लिए कैपिटल K का इस्तेमाल। और एम्पियर के लिए कैपिटल A का इस्तेमाल। आई बात समझ में? नहीं आई? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से उसने हमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स लाके दे दी। कोई दिक्कत? अब जब हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स आ गई थी, हमने बोला भैया हमें यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे 7 यूनिट से आप बाकी यूनिट भी बना दोगे। हमने क्या बोला कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप 7 यूनिट की मदद से बाकी यूनिट तैयार कर दोगे। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, आपको यहीं कहीं एक अगला टॉपिक करवा देता हूँ NCERT का, जिसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। कौन सी यूनिट बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। मैंने कहा यहीं कहीं करवा दूंगा तो याद तो हो जाएगा। फिर कहोगे कि हाँ हमें याद नहीं हुआ। हमने कहा देखो भाई यहाँ पे समझाते हैं आपको। अब देखो सबसे पहली चीज़ जो हम निकालने जा रहे हैं वो है आपके पास मास। अब हमारे पास जब मास की बात करें तो हमारे पास वजन कितना दिया हुआ है इसमें? किलोग्राम में, ठीक है ना। तो मास की SI यूनिट क्या है भैया? मास की SI यूनिट है हमारे पास किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। आई बात समझ में? नहीं आई? पर एक बात बताओ, जो ये किलोग्राम है ये तो इसकी SI यूनिट है। बेसिकली दिस यूनिट्स आर ऑल्सो नोन एज SI यूनिट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? SI यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। SI यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग इसको बोलते हैं। पर वही वाली बात है कि हम लोगों को ये चीज़ याद नहीं रहती है कि भैया हम लोग इसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, तो इसको तो कायदे से IS यूनिट बोलना चाहिए था, पर हम क्या बोलते हैं? SI यूनिट। तो अगर आपको याद हो तो हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम किसने दिया था? फ्रेंच के लोगों ने। और फ्रेंच में उसको SI ही इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि उसका नाम है आपके पास, फ्रेंच में उसका नाम है ले सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। तो आप देखो यहाँ पे S पहले आया और I पहले आया, ठीक है ना। तो ले मतलब दा हो गया यहाँ पे, तो S और I पहले आया तो इसलिए क्या बन गया? ये SI यूनिट्स बन गया। पेपर में नहीं आएगा, ठीक है ना, पेपर में नहीं आएगा। पर पता होना चाहिए कि हम जब प्रोनाउंसिएट उसको द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल रहे हैं तो IS ना लिख के हम SI क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि SI नाम उसका फ्रेंच नाम है, तो फ्रेंच नाम से उसका एब्रीवेशन बना हुआ है, इंग्लिश नाम से एब्रीवेशन नहीं बना उसका। और फ्रेंच नाम क्या है उसका? ले सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं हम। देखो अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे मास और वेट की। अब मास और वेट में हमने क्या देखा? मास और वेट में हमने देखा इसकी SI यूनिट क्या है बच्चे? kg है। क्या है SI यूनिट इसकी? kg है। अब अगर इसकी SI यूनिट यहाँ पे kg थी तो हमने बोला एक बात बताओ, ये यूनिट्स वगैरह पढ़ के केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने कहाँ जाना है? लैब में,
भाई काम तो आपने ले दे के लैब में ही करना है। अब लैब में जब आप काम करोगे तो खुद बताओ, क्या आप लैब में कोई सॉल्ट मतलब नमक से बात नहीं कर रहा हूँ, सॉल्ट मतलब कोई भी सब्सटेंस जो आपके पास किस फॉर्म में होगा, पाउडर्ड फॉर्म में होगा, वहाँ पे इस्तेमाल रखा हुआ, ठीक है ना। अब जो भी चीज़ आप सॉल्ट के रूप में इस्तेमाल करोगे, क्रिस्टल के रूप में आप इस्तेमाल करोगे, तो वो सॉल्ट जो है आपके पास केजी में तो नहीं ले सकते। भाई क्लास में अगर 30 बच्चे बैठे हुए हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, तो 30 बच्चों को मैम 1-1 किलो तो देगी नहीं कि लाओ भाई पन्नी लेके आना अपने घर से, मैं तुम्हें भर के दूंगी इसमें तोल के। तो भाई 1 किलो नहीं होता, आप ग्राम में काम करते हो। लैब में किस में काम करते हो? ग्राम में काम करते हो। तो इसीलिए आपके पास जो इसकी कॉमन यूनिट है, ठीक है ना, कौन सी यूनिट? कॉमन यूनिट है यूज इन लेबोरेटरीज, ठीक है ना। ऐसी यूनिट जो आप इसके लैब वगैरह में इस्तेमाल करते हो वो कौन सी है बच्चे? ग्राम है। कौन सी है? ग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं जी से डिनोट करते हैं। किससे? जी से। आई बात समझ में नहीं आई? तो हमें एक कन्वर्जन पता होना चाहिए। 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। बताइए भाई, आई बात समझ में नहीं आई? तो देखो यहाँ पर ले देखिए ऐसा यूनिट का तो इस्तेमाल किया हम लोगों ने, बस वो अलग बात है कि हमने ये ऐसा यूनिट है, हमने कौन सी यूनिट ली? कॉमन यूनिट ले ली, क्योंकि हमें पता है जब हम अपने डे टू डे लाइफ में जाएंगे, अपने दिनचर्या में जाएंगे, उस दिनचर्या में ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1 किलो से बढ़िया है ग्राम में काम करेंगे, 1 ग्राम 2 ग्राम लेके अपनी रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत? आई बात समझ में? अब हमने कहा ठीक है, ये तो मास की बात हो गई, मास के बाद और चीज़ें बताओ भैया। तो हमने कहा ठीक है, पहले इसको साइड में लिख देते हैं। तो मास की यूनिट क्या है? मास की ऐसा यूनिट है केजी, और कॉमन यूनिट है ग्राम, ठीक है भाई। अब मास या वेट जो भी आपको लिखना चाहो, लिखता हूँ मास या फिर वेट। अब देखिए भाई, अब उसने बोला दूसरी बात करते हैं किसके बारे में? वॉल्यूम के बारे में। तो भाई वॉल्यूम तो हमने क्या पढ़ा है, हमेशा एक क्यूब का निकालना पड़ता है साइंस के लिए। तो एक क्यूब लेट कर लेते हैं। चलो, ये आपके पास क्यूब है, इस क्यूब के पास लेंथ भी है, ठीक है ना, लेंथ भी है, हाइट भी है और विड्थ भी है, ठीक है ना, इसको आप ब्रेथ भी कहते हो। तो अगर मैं इस क्यूब का वॉल्यूम निकालने लगूँ तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चे? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विड्थ। चलो मैंने यहाँ पे बी ले लेते हैं, LBH, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, तो एक बात बताओ, चाहे मैं लेंथ बोलूँ, चाहे मैं ब्रेथ बोलूँ, चाहे मैं हाइट बोलूँ, तीनों ही किसके टर्म्स है? लेंथ के। भाई ब्रेथ का मतलब चौड़ाई है, चौड़ाई को इंग्लिश में नाम दे दिया ब्रेथ का। हाइट का मतलब ऊंचाई हो गया, वो भी लेंथ का ही काम है। और लंबाई का मतलब लेंथ है। समझ में आ रही है बात? तो तीनों चीज़ें हमारे पास किसकी है? लेंथ की है। और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास? वॉल्यूम आ गया 1 मीटर क्यूब। क्या आ गया? 1 मीटर क्यूब आ गया। आई बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? तो ये 1 मीटर क्यूब क्या है बच्चे? इसकी SI यूनिट है। क्या है इसकी? SI यूनिट है। तो कह रहा देखो, निकाल पाए नहीं निकाल पाए? निकाल पा रहे हो ना? तो उसने बोला यही तो समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आपने ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स याद कर ली है तो आप इस दुनिया में आने वाली अब हर एक यूनिट को खुद से डिज़ाइन कर सकते हो। समझ में आई बात? अब हुआ ये कि हमारे पास वही वाली बात कि भैया कॉमन यूनिट क्या होगी जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। तो कॉमन यूनिट जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ योर लीटर। कौन सी यूज़ करते हैं हम लोग? वॉल्यूम को लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में रिप्रेजेंट करते हैं? लीटर में। तो याद रखना हमारे पास 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1000 ml के, दैट इज योर मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। अब ये भी याद रखना कि 1 लीटर जो होता है वो डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है और 1 ml जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। किसका होता है? सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप लोग 1 cc भी बोलते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या बोलते हो? क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हो। आई बात समझ में नहीं आई? तो अगर मैं ये सारी बातें रिलेट कर दूं आपस में तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भैया 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml और 1000 ml का मतलब होता है 1000 cc और 1000 cc का मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, या फिर आप ले लो सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ। बताओ क्या मैं ये सारी बातें लिख सकता हूँ यहाँ पे? कोई दिक्कत है इस बात में? आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? तो 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। ml को ही हम लोग सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं और cc भी कहते हैं। तो वो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब का बराबर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? तो इसका मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने होंगे फिर हमारे पास? 1 मीटर क्यूब के अंदर होते हैं 10 की पावर 3 लीटर। कितनी होती है? 10 की पावर 3 लीटर, मतलब 1000 लीटर होता है। ये 1 मीटर क्यूब का मतलब है 1000 लीटर।
आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है यार। तुम देखो ना, ये देखो सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। चलो इधर करके देखते हैं एक बार। ये लो, आप पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यही हुआ, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻²। कितने होते हैं भाई? यही तो होता है ना भैया। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, यही होगा। कोई दिक्कत? अब हमने कहा चलो इसको रिमूव करते हैं, तो भाई हमें तो क्या करना है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ाना है, हमें तो सेंटीमीटर उड़ाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/100, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर को ऊपर रहने देंगे, सॉरी नीचे लेके आएंगे और मीटर को ऊपर रहने देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 मीटर अपॉन में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर अपॉन में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर अपॉन में 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो मतलब 1 2 3, तो मतलब क्या हो गया, 10⁻³ हो गया ऊपर जाके, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। 10⁻³ क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? तो खुद बताओ 10⁻³ 1 लीटर, 1 लीटर किसके बराबर है, 10⁻³ मीटर क्यूब के। 1 लीटर किसके बराबर है, 10⁻³ के। तो 1000 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब के। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? यूनिटरी मेथड तो लगा सकते हो भाई। अगर मैं मान के चलो कि वैल्यू किसकी है, 1 लीटर की है, किसकी है, 1 लीटर की। भाई 1 लीटर की तो था या नहीं था? अगर ये 1 लीटर था तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, अब ये 1 मीटर क्यूब बन गया है 10⁻³ मैंने कहा भैया इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 मतलब 10⁻³ से, तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ इंटू लीटर। कोई दिक्कत? तो इससे पावर खत्म हो जाएगी, क्या जाएगा यहाँ पे 1 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, 1000 लीटर के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? पेपर में नहीं आता, पर आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर होता है, और 1000 लीटर में पढ़ाई नहीं कर सकते भाई। 1000 लीटर पता है कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया भाई। हमारे घर में भी जो दूध आता है वो 1 लीटर दूध आता है जो पूरे दिन चलता है। ज़्यादा किसी के घर में दूध पीने वाले बच्चे ज़्यादा होंगे तो 2 लीटर 3 लीटर आ जाएगा, इससे ज़्यादा तो क्या ही आएगा। किसी के घर में अगर 5-10 लीटर दूध घर में बन रहा है तो वो तो बाहर वालों को बांट देता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, उसे बेच देता है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि हमारे पास जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स है, इन फंडामेंटल यूनिट से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं खुद से। हमें इसके अलावा, इन यूनिट्स के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई दिक्कत? तो इससे देखो हमें क्या पता लगा, ये वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमारे पेपर की कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये वाली बातें इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? चलें आगे, चलो साइड में लेता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, किसी को आ रहा है सबको समझ में? तो हमारे पास वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या है भैया, ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब, पर कॉमनली हम क्या यूज़ करेंगे, लीटर, ठीक है ना, या फिर मिलीलीटर, ठीक है ना। हम क्या यूज़ करेंगे, लीटर यूज़ करेंगे या फिर मिलीलीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब मिलीलीटर को ही आप लोग क्या बोलते हो, सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हो और सीसी भी बोलते हो। मिलीलीटर को आप लोग सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हो और सीसी भी बोलते हो, और लीटर को क्या बोलते हैं, डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? आ रही बात समझ में यहाँ तक? चलें आगे। अब देखो भाई, तीसरा जो आया वो आया डेंसिटी। तीसरी जो चीज़ आई डेंसिटी, सिंबलाइज्ड बाय रो, ठीक है ना। दिस सिंबल इज नोन एज RHO। क्या बोलते हैं हम, रो बोलते हैं। तो हमने बोला अच्छा डेंसिटी क्या चीज़ है यहाँ पे, तो कह रहा डेंसिटी का फॉर्मूला लिखता हूँ फिर देखते हैं। तो डेंसिटी दैट इज रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला इसका, मास बाई वॉल्यूम। तो तुम खुद बताओ मास की ऐसा यूनिट क्या है, केजी, और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब बोल सकता हूँ। तो देयरफॉर इसकी यूनिट हो गई भैया केजी पर मीटर क्यूब। एक ऐसी यूनिट है इसकी, ऐसा यूनिट है। पर तुम खुद बताओ जब तुम लैब में काम करोगे कॉमन यूनिट के हिसाब से, क्या ऐसा यूनिट में डेंसिटी निकाल सकते हो? भाई ऐसा ही यूनिट में डेंसिटी आने का मतलब यह है बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है। लैब में इतने बड़े लेवल पे नहीं जाते भैया हम लोग, लैब में तो हम लोग बहुत छोटे लेवल पे होते हैं। तो कॉमन यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे, डेंसिटी की। डेंसिटी की जब हमने कॉमन यूनिट निकाली तो भैया कॉमन यूनिट में हमारे पास
ऊपर की यूनिट तो हो गई, मास की यूनिट क्या हो गई ग्राम, अपॉन में वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई ml, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास ग्राम पर ml। क्या बन गया ग्राम पर ml, ठीक है ना। आई बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत। पर आपने देखा होगा जितने भी बच्चे आपके पास अब जो किताबों में क्वेश्चंस आ रहे हैं साइड बुक्स के अंदर, या जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो डेंसिटी इस यूनिट में ना देख के आपको किताबों में इस यूनिट में देखने को मिलेगी, ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी में। क्यों? क्योंकि सीसी का मतलब भी क्या है ml तो है। आ रही है बात समझ में? सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप पेपर में कंफ्यूज हो जाओ, वो जानबूझ के वहाँ पे क्या लिख के दे देगा सीसी लिख के दे देगा। बट सीसी का मतलब और क्यूज नहीं, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, विच नथिंग एल्स, दिस इज योर ml ओनली। आ रही है बात समझ में? तो देखो यहाँ से आपको डेंसिटी की यूनिट भी इन्हीं से तो निकाली, अलग से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी। तो देखो इसलिए वो कह रहा है कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स का आना और इनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनको नहीं याद कर पाओगे तो आपको दिक्कत आएगी पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डेंसिटी की यूनिट। तो डेंसिटी यूनिट क्या पढ़ ली बच्चे आपने? डेंसिटी की ऐसा यूनिट तो है भैया हमारे पास kg पर मीटर क्यूब, और इसकी कॉमन यूनिट क्या है ग्राम पर सीसी या ग्राम पर ml, जो आपका मन करे वो लिख लेना, कोई दिक्कत। आखिरी जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है एक डराइव यूनिट हमारे लिए, कहती है भैया इसके बाद मैं आपको और एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, इतना बहुत है आप लोगों के लिए, इतना पढ़ लिया बहुत तो है, कितना पढ़ोगे और भाई। जब प्रूफ तो मेरी 2 बातों में ही होगी थी बात कि ऐसा यूनिट से ही काम हो रहा है सारा का सारा। पर एक एग्जाम्पल आपके लिए और दे रहा है एनसीईआरटी, दैट इज ऑफ टेम्परेचर। वो कह रहा लगे हाँ तो टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ लो। तो उसने कहा ठीक है, टेम्परेचर के बारे में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो टेम्परेचर है उसने 3 स्केल बना के दिए हमें, 1 2 3 स्केल, ठीक है ना। अब ये 3 स्केल का काम क्या है? तो पहले वाले स्केल में जो वैल्यूज रखी हुई है वो रखी गई है आपके पास सेल्सियस में, दूसरे स्केल में वैल्यू रखी गई है आपके पास केल्विन में, और तीसरे में रखी हुई हमने किसमें फ़ारेनहाइट में। आई बात समझ में नहीं आई? तो उसने बोला आप लोगों ने बहुत कॉमन चीज़ सुनी हुई है 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, बहुत कॉमन यूज़ होता है पानी के लिए कि पानी 0 डिग्री में जम जाता है, पानी 100 डिग्री में उबल जाता है। ये बातें पढ़ी आप लोगों ने आज तक। तो उसने बोला चलो आज चेक करते हैं केल्विन और फ़ारेनहाइट में क्या होता है। पर पहले वो कहता है एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के जो डॉक्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ करते हैं। कौन सा स्केल यूज़ करते हैं? फ़ारेनहाइट स्केल। तो अभी डॉक्टर बोलते हैं कि आपको बुखार 102 है, आपको बुखार 101 है, आपका बुखार तो 104 पहुंच गया भैया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, अपने बुखार को ठीक करवाना ज़रूरी है, इलाज करवाओ अपना। तो वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है, ठीक है ना। जो आपका टेम्परेचर नापते हैं डॉक्टर वगैरह अपने थर्मोमीटर में, वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं। लैब में साइंस की दुनिया में जो आप काम करते हो वो करते हो किसमें? केल्विन में। और जो तापमान वगैरह आप लोग बताते हो कि भैया आज मौसम में गर्माहट है, थोड़ी नमी है, 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान हो रहा है, तो ये वेदर फोरकास्ट वगैरह में यूज़ होता है, दैट मीन जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्योंकि आपको ये पता लग गया कि हमारे पास डॉक्टर वगैरह यूज़ करेंगे, कि हम लैब में यूज़ करेंगे, कि हमें पता हमारे वेदर फोरकास्ट वगैरह दैट मीन जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में काम आएगा, तो हम लोगों को इसका क्या आना चाहिए? कन्वर्जन आना चाहिए। तो उसने बोला देखिए भाई कन्वर्जन के लिए पहला फार्मूला तो ये है, अगर आपको किसी चीज़ को केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, अगर आपको किसी चीज़ को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपकी जो भी वैल्यू है डिग्री सेल्सियस में, आपकी जो भी वैल्यू है डिग्री सेल्सियस में, उसमें क्या ऐड कर देना? 273.15 ऐड कर देना। क्या कर देना? 273.15 ऐड कर देना। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आधे नंबर का, ठीक है ना। क्या ऐड करना है? 273.15। तो चलिए चेक करते हैं। हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ था, तो पहले वाले में 0 डिग्री सेल्सियस जब कन्वर्ट करेंगे इट विल बिकम केल्विन में 0 प्लस दिस कितना हो जाएगा? 273.15 केल्विन। कितना हो जाएगा? 0.15 273.15 केल्विन। केल्विन की यूनिट क्या होती है? के। आ रही है बात समझ में? तो 100 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? तो भैया केल्विन में 100 प्लस 273.15, योर आंसर विल बी 373.15 केल्विन। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? तो देखो अगर मैं यहाँ पे स्केल में पुट करूँगा तो 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हो तो उसका मतलब होता है 373.15 केल्विन, और 0 डिग्री का मतलब होता है 273.15 केल्विन। बताइए भाई आई बात समझ में? नहीं आई? कोई दिक्कत? तो हमने बोला ऐसे तो हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो फ़ारेनहाइट में बदलने का तरीका होता है डिग्री सेल्सियस, जो क्लास 9th में आप लोग पढ़ के आए थे। क्या होता है बच्चे फॉर्मूला? डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस, 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्या होता है? 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये क्लास 10th का फॉर्मूला है, जब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये मैथ्स में क्वेश्चन आता था टेम्परेचर के ऊपर, उसका कोई फॉर्मूला था ये हमारा।
तो देखो भाई, अब हमारे पास इसको कन्वर्ट करेंगे पहला वाला, तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस वैल्यू पुट करेंगे तो भैया डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो आंसर कितना आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? और दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस में, तो जगह भैया डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल्स टू 9/5 इंटू 100 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 20, दैट इज योर 29 × 80, तो हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो इन सब के ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पेपर में आने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा रहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन जिसमें आपको 2 वैल्यू देंगे और 2 बार क्वेश्चन करवाएंगे आपसे, क्योंकि क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? और अगर आपको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस निकालना हो तो फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेना, आपको वैल्यू मिल जाएगी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बात समझ में? तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास जैसे डॉक्टर बोलता है 102 का बुखार है आपको, कितना 102, तो 102 का मतलब होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। अब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसको बढ़ा देता हूँ। चलिए भाई, तो हमें फ़ारेनहाइट दे रहा है और डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं। ठीक हो जाएगा हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर 5/9 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, रीअरेंज कर दिया मैंने। अगर रीअरेंज करना नहीं आ रहा है तो भाई सिंपल सी बात है, फिर तो बेकार हो गया 11वीं में, ठीक है। अब हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट मीन जो डॉक्टर कहता है कि आपको 102 का बुखार है, तो भैया यहाँ पर हो जाएगा 102 - 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, तो कितना हो जाएगा 0, 30 के लगा कितना गया 70 आ गया, 70 डिवाइडेड बाय 5/9, तो 9 में 9 आपका हो जाएगा 9 8 × 72, तो 9 6 और 9 7 × 63 आ गया, ठीक है ना। दोबारा 70 बचेगा तो 9 7 × 63 आ जाएगा, फिर दोबारा 9 7 × 63 आ जाएगा, दैट मीन 7.77 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 5 7 35 और 3 करी, 5 7 35 और 3 करी 8 और 3, 5 7 35 और 38, ठीक है ना। तो दैट इज़ योर 2 डेसिमल है, दैट इज़ उस टाइम आपके शरीर का तापमान कितना होता है 38.85 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ठीक है ना, आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत? वो कैलकुलेशन वगैरह तो एग्जैक्ट यही है आपके पास, 38.85 डिग्री सेल्सियस तक आपका शरीर का तापमान पहुंच जाता है, जिसमें आप लोग क्या हो जाते हो, बीमार पड़ना शुरू हो जाते हो। समझ में आई बात? तो मतलब अगर डॉक्टर बोल रहा है कि आपको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है, दैट मीन आपको 38.85 डिग्री की टेम्परेचर पहुँच चुका है आपका। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपके पास क्या ख़त्म हो गया, आपका डेराइव्ड यूनिट्स भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।